तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज की सबसे बड़ी खबर, मुंबई के एंटी एक्सटॉर्शन सेल, जो क्राइम ब्रांच का बहुत अहम एक ब्रांच है, उनका सेल है, उसने नया खुलासा किया है कि छोटा शकील अपना इंडिपेंडेंट गैंग चला रहा है। ये नहीं कहा कि उसने दाऊद को छोड़ दिया है, ना ये कहा है कि उसकी दाऊद के साथ कोई दुश्मनी है जो अनबन हो गई। सिर्फ इतना कहा कि छोटा शकील अपना इंडिपेंडेंट गैंग चला रहा है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और वो भी आज से नहीं, 1999 से, बस आज से 24 साल पहले से। इतना बड़ा खुलासा करने के पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या कहना चाहता है एईसी, एंटी एक्सटॉर्शन सेल? मुझे लगता है कि शायद पिछले दिनों में जो बड़े केसेस एनआईए ने, ईडी ने, मुंबई पुलिस ने, एईसी ने, क्राइम ब्रांच ने रजिस्टर किए हैं, जिनको डी कंपनी के साथ जोड़ के देखा जा रहा था, उनमें से चंद लोगों को छोड़ के बाकी सारे बंदों की तार छोटा शकील से मिलती है, उसके साथ जाके जुड़ती है। उनमें से दो छोटा शकील के खास रिश्तेदार भी हैं, आरिफ भाईजान और सलीम फ्रूट। और उनके साथ जुड़े होने के लिए कारण शायद एईसी को लगा होगा कि इनमें कहीं भी दाऊद का डायरेक्ट रोल नज़र नहीं आ रहा, डी कंपनी की कोई दखल अंदाजी नज़र नहीं आ रही। उसके लिए शायद ये एक स्टडी उन्होंने की होगी, रिसर्च की होगी, क्यास लगाया होगा कि शायद डी कंपनी अभी अपना गैंग नहीं चला रही है, मुंबई का पूरा काम दहाज पूरे का पूरा छोटा शकील के हवाले कर दिया गया है। इसमें कुछ सच्चाई लगती है, क्योंकि कल जो हमने एपिसोड बनाया था, आपने देखा होगा, वो 2002 का है, जिसमें गुटखा के दो बड़ी कंपनियों के मालिक, मानिकचंद गुटखा और गोवा गुटखा, रसिक लाल धालीवाल और जेएन जोशी, उनका किस्सा आपने कल सुना। ये पूरे का पूरा किस्सा जो है, उसमें दाऊद का नाम है, अनीस इब्राहिम का नाम है, लेकिन छोटा शकील का नाम कहीं नहीं है। ये वो दिन थे जब हर बड़े केस में छोटा शकील की शमूलियत होती थी, लेकिन इस केस में कहीं भी छोटा शकील का कोई जिक्र नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इक्का दुक्का केस सीधे डी कंपनी के पास पहुंचते थे, दाऊद के पास, अनीस के पास, उनको अपने आप वो सेटल कर लेते थे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटा शकील को कोई जिम्मेदारी नहीं देते थे। ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत से केस ऐसे मुंबई में सुलटाए जाते हों जिनमें डी जो फैमिली है, अभी डी कंपनी नहीं कहें उसको, डी फैमिली कहेंगे, जिसमें दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शामिल हैं, या उनके जो खास लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर कुछ करते हैं तो उनमें छोटा शकील का रोल नहीं होता। लेकिन जो पुरानी, अगर हम इनका हिस्ट्री देखें, इनके रिश्तों की, उससे लगता नहीं कि कोई दाऊद और छोटा शकील में कोई फ़र्क आया होगा, क्योंकि जो खबरें कराची से आती हैं उनसे यही लगता है उनकी आज भी दोस्ती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस, काम, धंधा वो अपनी जगह। शायद ऐसा ही कुछ अभी हुआ लगता है, नहीं तो मुंबई पुलिस की एक इतनी बड़ी ब्रांच इतना बड़ा दावा नहीं करती। अब देखिए केस है क्या, जो पिछले दिनों में खास तौर पे पहले मुंबई पुलिस ने बनाए, बाद में उनको आगे चलते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनआईए ने दखल दिया। उसके बाद ईडी का दखल आता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। उसमें आपको छोटी सी बात बता दूं, जो पहले भी शायद एक एपिसोड में मैंने बताई थी, आपको याद होगा।
ईडी सिर्फ उन केसेस में दखल देती है जहां पे ऑलरेडी किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है। ईडी के पास ये ताकत नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या मनी लॉन्ड्रिंग का केस डायरेक्टली रजिस्टर कर सके। ये एक प्रतिबंध है उसके ऊपर। अगर ये नहीं होती क्लॉज तो शायद आज हिंदुस्तान के 10-15% लोगों के ऊपर ईडी के केस बने होते। जब तक किसी आदमी के ऊपर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम से कमाया गया पैसा जब किसी तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी अगर कोई ना कोई सीआरपीसी या आईपीसी के नीचे कोई कंप्लेंट दर्ज हो, उसके बाद ही ईडी दखल दे सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हैं जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, उनको ईडी क्यों रेड नहीं करती? उसका कारण यही है, उन लोगों के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होता जिसकी वजह से उनको किसी तरह से पैसे के लेन देन से जोड़ा जाए, जो पैसा देश के खिलाफ या देश की इकॉनमी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, या उस पैसे से बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ फंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ईडी के हाथ बंधे हुए हैं। अब देखिए, जो केस मुंबई पुलिस ने बनाए थे उसके बाद उनकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशन देखते हुए, मतलब क्योंकि इन लोगों की तार कराची, दुबई, इस किस्म के कंट्री से जुड़ी हुई, तो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन आ जाती हैं। उसके बाद इनके तार पूरे देश में फैले हुए हैं तो नेशनल उसकी इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं। इसलिए एनआईए दखल देता है और उसमें सबसे बड़ा चार्ज ये लगता है कि जो इस किस्म के पैसे की कमाई वो टेरर फंडिंग के लिए की जाती है। ये बहुत बड़ा संगीन क्राइम है, जुर्म माना जाता है। और जब ये केस दर्ज हो जाता है तो ईडी की एंट्री हो जाती है, उसके बिना ईडी की एंट्री नहीं होती। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दखल नहीं दे सकता। तो जब वो चार्जेस सीरियस लगते हैं तो उनमें ज़मानत मिलना मुश्किल हो जाता है। सालों लग जाते हैं ज़मानत लेने के लिए, जब तक केस का फैसला नहीं हो या जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो, चार्जेस फ्रेम नहीं हो, चार्जशीट फाइल नहीं हो और केस जो है वो कमिट नहीं हो। अब चार्जेस गलत लगे या सही लगे, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन एक बार जब लग जाते हैं तो लड़ाई लंबी हो जाती है। अब देखिए, छोटा शकील, उसको किस तरह घेरा गया, किस तरह वो शिकंजे में आया। उसके 2 खास रिश्तेदार आरिफ भाईजान और सलीम फ्रूट कई सारे केसों में इन्वॉल्व हो गए। अभी जो लेटेस्ट केस, जिस केस के चलते हुए एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने ये बयान दिया है, ये अपनी टिप्पणी की है, उस केस में चार्जशीट दायर कर दी गई है। 1000 पन्नों की चार्जशीट है। आज से 90 दिन पहले उन लोगों को पकड़ा गया था, सलीम फ्रूट को और आरिफ भाईजान को, मीरा रोड से। उनकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई वो एक छोटे से केस को लेके ये बात शुरू हुई थी। एक शख्स जो सट्टा बाजार से जुड़ा हुआ है, वो आदमी इनके टच में आता है। किसके टच में आता है? उस आदमी का नाम है रियाज भाटी। रियाज भाटी का जन्मदिन होता है, एक 5 स्टार होटल में जन्मदिन मनाया जाता है। उसमें उस सट्टा बाजार वाले को भी इनवाइट किया जाता है और उस पार्टी में सलीम फ्रूट भी मौजूद होता है। जब वो पार्टी चल रही होती है तो रियाज भाटी, जो अक्सर छोटा शकील का नाम इस्तेमाल किया करता था,
अपने पैसे कमाने के लिए वो एक मास्टर कॉनमैन है, बहुत बड़ा चीटर है, मैं उसको जानता हूँ बहुत पुराना। अपने किस्से मैंने आपको बताया भी था कि कैसे उसने एक बहुत बड़ी एक टेलीविज़न कंपनी थी उसको काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। और मैं भी उस कंपनी में काम किया थोड़े दिन, हमारी सैलरी तक नहीं दी थी उसने, वो किस्सा मैंने पूरा सुनाया था। और उसके रिश्ते थे बड़े बड़े क्राइम के इंस्पेक्टर्स के साथ, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से माने जाते थे। आज वो कहीं ना कहीं जेल में बैठे हैं, जो कुछ मर गए बेचारे, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन रियाज भाटी उनका फ़ायदा उठाया करता था। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि इसमें एक इंस्पेक्टर ने उसको बोल के हमारे स्टाफ की सैलरी भी दिलवाई थी। खैर, वही रियाज भाटी का जन्मदिन 5 स्टार होटल में, उसमें 6 लाख के ऊपर का बिल आ जाता है। और वो बिल आने के बाद वो जो सट्टा बाजार वाला शख्स, जो इसमें कंप्लेनेंट भी है और गवाह भी है इस केस में जिसकी चार्जशीट हुई, वो शख्स अपना बयान देता है कि जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो मुझे रियाज भाटी ने कहा कि जो होटल का बिल आप चुकाओ। और उस आदमी ने कहीं ना कहीं से अरेंज करके वो 6 साढ़े 6 लाख का बिल भर दिया। उसके बाद उसी पार्टी में उसकी मुलाकात जो है करवाई जाती है रियाज भाटी की तरफ से सलीम फ्रूट के साथ, ये कह के कि सलीम फ्रूट छोटा शकील का रिश्तेदार है और ख़ास आदमी है। ये चार्जशीट में बताया गया है, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद उस आदमी के इनसे रिश्ते हो जाते हैं, मिलना गिलना हो जाता है। एक बार बैठे वो जुआ खेलते हैं। अब सट्टा बाजार वाला जुआ नहीं खेलेगा तो क्या करेगा? जुआ खेलते हैं तो उसमें 62 लाख रुपए का हार जीत होती है। सलीम फ्रूट, रियाज भाटी और उस सट्टा बाजार वाले की 62 लाख रुपए की हार जीत, उसके ऊपर झगड़ा होता है। पैसे मांगे जाते हैं तो वो आदमी पैसे दे नहीं सकता। उसकी तो उसने इल्ज़ाम लगाया कि सलीम फ्रूट और रियाज भाटी ने उसका 6 साढ़े 6 लाख तो पहले ले लिया था, उसके बाद में उसके पास एक बड़ी लग्जरी कार थी जिसकी कीमत कोई 30-32 लाख थी। वो उसकी गाड़ी छीन के ले गए और छीन के लेके जाने के बाद बाकी का जो बचा हुआ 30 लाख रुपया था 62 में से, वो मांगने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई। और उसमें और भी बहुत सी बातें हैं जो टेलीविज़न पे करनी सही नहीं है। एक औरत के इल्ज़ाम भी थे, वो औरत कौन थी, किसकी रिश्तेदार थी, किसकी पत्नी थी, क्या था, वो लंबी चौड़ी बातें। लेकिन वो आदमी ने इतना बर्दाश्त तो किया शुरू में, लेकिन बाद में वो उसने शिकायत कर दी पुलिस स्टेशन में। वर्सोवा पुलिस स्टेशन है मुंबई में, एक आदर्श नगर, वर्सोवा, लोखंड वाला, ये एरिया जो है बहुत मशहूर है जुए के अड्डे चलाने के लिए, हाई सोसाइटी रैकेट्स के लिए। और कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत भी इन लोगों से रहती है। लेकिन जब वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने ये देखा कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो वो केस ट्रांसफ़र कर दिया गया एंटी एक्सटॉर्शन सेल को, क्योंकि 62 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन का मामला था, बड़ा अमाउंट था, तो वो क्राइम ब्रांच के नीचे काम करती है AEC, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और उसमें ये सब सबूत इकट्ठे किए। रियाज भाटी को अरेस्ट किया गया, सलीम फ्रूट को अरेस्ट किया गया। और जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी टाइम पे NIA ने एक बहुत बड़े लेवल पे रेड डाली थी डी कंपनी और उसके समर्थकों के ऊपर। 50 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड हुई, एक बार नहीं 3 बार हो गई। बहुत से लोगों की डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई, बहुत से लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिनमें डी कंपनी के लोग भी थे, डी परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग भी थे। उसके बाद वो लोग जो एक ज़माने में
डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम से इन्वॉल्व थे, उनका नाम इस पूरी जांच में छोटा शकील के साथ जोड़ दिया गया। कहा यह गया कि ये लोग बाहर से जो पैसा आता है, जो एक्सटॉर्शन का पैसा आता है या इस किस्म का इलीगली इल गॉटन मनी जो है, उससे रियल एस्टेट खरीदते हैं और वो रियल एस्टेट को आगे कैसे कैसे उन्होंने सिद्ध किया होगा, अभी जब कोर्ट में बहस होगी तो पता चलेगा। वो पैसा जो है, जो कमाई होती है उससे, उसको टेरर के कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी किस्म के चार्जेस महाराष्ट्र के एक साबका मंत्री नवाब मलिक पर भी लगे थे और आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। टेरर फंडिंग बहुत सीरियस चार्ज है, उसके तहत एक बार आप गए तो थोड़े किए पे ज़मानत नहीं होती। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने एक एपिसोड बनाया था, छोटा शकील ने जो एक मैसेज भेजा था हमारा एक एपिसोड देखने के बाद कि उनके लोगों को तंग किया जा रहा है। उनके लोग कोई वांटेड क्रिमिनल नहीं थे, वो अपने घर में बैठे थे। अगर वो उन्होंने कुछ क्राइम किया होता तो वो भाग जाते, अंडरग्राउंड हो जाते, देश छोड़ के चले जाते, लेकिन उन सबको घर से उठाया गया। ये एक अपनी सफाई में कहो या एक डिफेंस में छोटा शकील ने बात कही और अपनी आवाज़ में कही, आपने सुना था सबने। अब वो सब कोर्ट में जाके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा। मैं आपको ये याद रखना मेरी बात, इसमें बहुत नए खुलासे हो गए अभी जब इसकी कोर्ट के अंदर दोनों तरफ के वकील बहस करेंगे। इन सलीम फ्रूट और भाईजान, इनके वकीलों का कहना है कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन जब तक ये बहस कोर्ट में नहीं होती, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के जब स्टैंड पता नहीं लगेंगे, तब तक ये पूरी सच्चाई सामने आएगी नहीं। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना मन बना लिया है। समय पर चार्जशीट दायर कर दी गई और 1000 पन्नों की दायर की, जिसमें 43 गवाह, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, 43 विटनेसेस की। ये बहुत काम किया लगता है। अब देखते हैं कि ऊँट किस कर पर बैठता है। क्या ये महज एक छोटा शकील को सबक सिखाने वाली बात थी, या एक मैसेज अक्रॉस द फील्ड पहुंचाया जा रहा था कि अगर आप इन लोगों के साथ मिलकर काम करोगे तो आपकी खैर नहीं, या वाकई ये पैसा जो आया गया वो वाकई ही टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिन इसको खुलासा करेंगे, लेकिन ये बात देखने की है कि कैसे 99 के बाद डी परिवार चुप और छोटा शकील का काम चल रहा था। 24 साल से, अभी ये साल तो चलो नया नया शुरू हुआ, 23 साल से 23 ईयर्स अकेला छोटा शकील ये काम कर सकता था? क्या उसके बस का रोग था ये? क्या वो दाऊद के गढ़ में बैठ के अपनी हुकूमत चला सकता था? ये बहुत बड़े सवाल हैं, सोचने वाले हैं, जवाब मांगते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में दोस्तों इस केस में क्या होता है और कहाँ तक ये पहुँचता है। तब तक आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।